ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर दैट इज़ परसेप्शन। तो इस परसेप्शन में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले तो वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन है। फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं और उसमें से हम एक फैक्टर पढ़ेंगे और एक फैक्टर में से भी सिर्फ एक ही उसकी आगे सब कैटेगरी पढ़ेंगे, डैट इज़ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। और भी देखेंगे कि और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में फैक्टर्स आते हैं। तो अभी चलते हैं कि इस चैप्टर के कवर फ़ोटो की तरफ। तो इसमें आप देखेंगे बिल्कुल एक हैरान और परेशान पुरसान हालत सी शक्ल दिखाई गई है। तो बिल्कुल मुझे ये इस आपके और इस कवर फ़ोटो पे बनी हुई इस तस्वीर में ऐसे ही सिमिलैरिटी लग रही है कि आप लोग भी इसी तरह परेशान है कि कब तक ये चैप्टर और ये साइकोलॉजी से जान छूटेगी। तो इसलिए इस पिक्चर में और आपकी कंडीशन में सिमिलैरिटी। वैसे देखा जाए तो ये एक गेम है परसेप्शन, ये उसका कवर फ़ोटो है। और इसमें परसेप्शन के इस जो गेम है इसमें ये ब्लाइंड दिखाई गई है और अपनी सेंसेशंस को यूज़ करते हुए ये परसीव करती है अदर देन द विजन, क्योंकि ब्लाइंड है, विजन तो नहीं है उसमें। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर लगी और फिर मैंने इसके बारे में डिटेल भी देखी कि ये गेम है और इसमें ये क्या है। तो ये ब्लाइंड है और अपनी बाकी सेंसेस को यूज़ करके ये परसीव करती है चीज़ों को। और उसके बाद जो भी क्यूज़ हैं उनको देखते हुए जो भी इसमें टास्क आते हैं, हर्डल्स आती हैं, उसको ये कवर करती है और इस तरह से है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कवर फ़ोटो है और परसेप्शन से रिलेटेड। ओके जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स परसेप्शन। अब परसेप्शन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन है क्या? अजीब सा ही लफ्ज़ है। तो इसमें आपने सबसे पहले पढ़ा है नर्वस सिस्टम, सेंसेशन पढ़ा है, फिर अब परसेप्शन पढ़ रहे हैं। तो अभी आपको इस स्लाइड में क्लियर हो जाएगा कि हमने नर्वस सिस्टम और सेंसेशन क्यों पढ़े हैं, क्योंकि वो प्योरली बायोलॉजिकल टॉपिक थे तो उसका साइकोलॉजी में क्या काम है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे परसेप्शन और ये साइकोलॉजी का, प्योर साइकोलॉजी का टॉपिक है। परसेप्शन इज़ आउट ग्रोथ ऑफ सेंसेशन। अब सेंसेशन जो है उसका जो नेक्स्ट एडवांस स्टेज है डैट इज़ परसेप्शन। लेकिन परसेप्शन एडवांस स्टेज कैसे होती है वो देख लेते हैं। कि सेंसेशन जो है रा स्टिमुल है, जो भी देखा उसको एज इट इज़ आपके ब्रेन तक जो नर्व्स हैं वो लेके चले गई। लेकिन परसेप्शन जो है, परसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच इट इज़ क्या क्या बाय विच इट इज़ इंटरप्रेटेड, एनालाइज एंड इंटीग्रेटेड। ये रा स्टिमुलर जो है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इंटीग्रेटेड किया जाता है विद अदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो जब इन सबको आपस में इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटीग्रेटेड किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये परसेप्शन बन जाती हैं। सो रा स्टिमुलस प्लस मीनिंग इज इक्वल टू परसेप्शन। अब ये इक्वेशन से लिखी हुई है लेकिन इसकी समझ कैसे आएगी, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट काइंड की है, तो डिफ़िकल्ट किस्म की है। तो रा स्टिमुलस वो तो चलिए आगे समझ के सेंसेशन है। अब मीनिंग क्या, इसका क्या मतलब है कि मीनिंग, और फिर इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये परसेप्शन बनती है। इसको समझने के लिए आप देखें, आप इस पिक्चर में देखें कि इसमें आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इस पिक्चर को देखते हुए जो आप सेंस यूज़ करें डैट इज़ विजन। तो अब आप इसमें देखें सेंसेशन में विजन को यूज़ किया है और वो रा स्टिमुलस है, प्योर रा स्टिमुलस है। अभी सिर्फ पिक्चर को देखें, उससे आगे जो है वो देखते हैं कि क्या करना है। आपने विजन देखा, सेंसेशन, उसके बाद आपने इसको मीनिंग दे दिया। आप बताएं कि आपने खुद अपने आप को बताएं कि आपने इस पिक्चर में क्या देखा है। मुझे इस पिक्चर में जो नज़र आया है वो है ट्रीज़ नज़र आए हैं, और जैसे ये एक पहाड़ों के ऊपर ये दरख्त लगे हुए हैं दूर दूर करके। तो मुझे ये समझ आई है, दूसरी तरफ से अगर मैं देखूँ तो मुझे एक आदमी की शक्ल नज़र आ रही है और अभी मैंने इसको मीनिंग दे दिया। मेरा विजन सेंस है, मुझे जो नज़र आया मैंने वो कहा कि मुझे इसमें आदमी की तस्वीर नज़र आ रही है और साथ में मुझे इसमें दरख्त और पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और जब मैंने अपनी विजन और अपनी मीनिंग दोनों को मिला दिया तो डैट इज़ परसेप्शन। अब मुझे जो भी चीज़ आ रही है नज़र, मैंने जब उसको एक्सप्लेन कर दिया तो डैट इज़ परसेप्शन।
रास्ट स्टिमुलस को कलेक्ट करने के लिए सेंसेशन को यूज़ किया। इस एग्जांपल में मैंने जिस सेंस को यूज़ किया था वो थी विजन। इसके बाद मैंने इसमें मीनिंग ऐड किया कि मुझे क्या नज़र आया। अब वो मीनिंग मैंने कैसे ऐड किया, ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से मैंने उसको ऐड किया, नर्वस सिस्टम में ब्रेन से ऐड किया। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रास्ट स्टिमुलस को सेंसेशन में अगर मिला दिया जाए तो डैट इज़ इक्वल टू परसेप्शन। अब ज़रा इस वाली इक्वेशन को देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रास्ट स्टिमुलस प्लस मीनिंग। अब मीनिंग क्या होता है, ब्रेन है। तो ये परसेप्शन का एक सिंपल सा फार्मूला है और ये परसेप्शन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। रास्ट स्टिमुलस प्लस मीनिंग इज इक्वल टू परसेप्शन। अब इस डायग्राम से, इस फिगर से, इस पिक्चर से आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है परसेप्शन का। अब इस जो पिक्चर है इसको देखें, ये भी उसी तरह की पिक्चर है। अब आपने इसको खुद से इंटरप्रेट करना है, क्योंकि परसेप्शन जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उसमें स्टिमुलस जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है कि किस स्टिमुलस को आपने परसीव करना है। उसके बाद स्टिमुलस को परसीव करने के बाद जो आपका काम होता है वो होता है इंटरप्रेट करना। अब ये भी विजुअल स्टिमुलस है और यहाँ पर कुछ कोट लिखी हुई है। अब आपका जो काम है कि आपने इस पिक्चर के बारे में क्या सोचा है और आप इस सीन को और इस कोड को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में, इस कोड के दरमियान में, इस पिक्चर के दरमियान में रिलेशनशिप है, तो आपने उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरह से आपने एक्सप्लेन करना, तो फिर देखेंगे कि आपकी परसेप्शन क्या हुई है इस पिक्चर के बारे में। आपने इस जो है एनिमल को, और ये जो बंदा खड़ा है और यहाँ पर ये इसके पास डॉग खड़ा है, तो आपने इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, ये सीन सारा क्या है, तो इसको आप देखें। नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्शन टू परसेप्शन में ही, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू गिव इट मीनिंग। तो बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन है, अगर पिछले पिक्चर में आपने वो काम कर लिया है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, वजाहत करते हैं उस इन्फॉर्मेशन की कि उसको आपने क्या मीनिंग देना है। तो अगर आप वो काम कर चुके हैं तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। जो परसेप्शन है वो एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस कैसे है, क्योंकि इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी हुए होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके करंट, जो आप लोग अभी काम कर रहे हैं उसको ये जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे आप ये लेक्चर पढ़े हैं, आपकी सेंसेस काम कर रही हैं और आपको जैसे समझ आ रही है और आप उसको जो भी लेक्चर को मीनिंग दे रहे हैं, तो वो आपकी परसेप्शन है। और परसेप्शन में एक्टिव प्रोसेस कैसे है, क्योंकि आपके जो साथ पहले हो चुका है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में मेमोरी, लर्निंग और मोटिवेशन, ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपके करंट बिहेवियर को। तो अभी जो आप कर रहे हैं वो दैट इज़ परसेप्शन। ये सिलेक्टिव प्रोसेस है। हर एक स्टिमुलस जो है उसको परसीव भी नहीं किया जाता, इंटरप्रेट भी नहीं किया जाता, और उसको जो फाइनल प्रोसेस है वो नहीं होता। तो आप सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक स्टिमुलस, उसी को अटेंशन पे करते हैं, उसी को अटेंशन पे करने के बाद उसी को परसीव करते हैं, उसी की परसेप्शन होती है। तो स्टिमुलस है, इसमें सिलेक्टिव प्रोसेस है, और सेंसिबल इंटरप्रिटेशन करते हैं जो भी आपने जो स्टिमुलस सेलेक्ट किया है, फिर उसके बाद आप उससे रिलेटेड कोई सेंसिबल इंटरप्रिटेशन करके और फिर उसको अपने ब्रेन में सेव कर लेते हैं। ये क्विक एंड फेमिलियर है बहुत ज़्यादा कि आपको पता ही नहीं चलता कि किस टाइम सेंसेशन से, सेंसरी रिसेप्टर से वो इन्फॉर्मेशन आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ऐड अप हो गई है। तो इसका मतलब है कि परसेप्शन जो है वो बहुत क्विक, बहुत ही क्विक प्रोसेस है, क्विक एंड फेमिलियर प्रोसेस है। कि अगर आप जानना चाहें कि ये परसेप्शन मेरी कब हुई, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें टाइम ड्यूरेशन का बिल्कुल भी कोई हिसाब किताब नहीं है कि कब ये सेंस से कब ये आगे परसेप्शन में चेंज हो गया, सेंसेशन से परसेप्शन कब चेंज हुआ है। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग है इन सेंसेशन एंड परसेप्शन। फर्स्ट वन इज़ टॉप डाउन प्रोसेसिंग और सेकंड वन इज़ बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो अब ये इनमें क्या डिफरेंस है कि बॉटम अप प्रोसेसिंग जो है वो स्टिमुलस टू ब्रेन होती है। मतलब पहले स्टिमुलस आएगा, बहुत इनिशियल स्टेज है, स्टिमुलस से ऊपर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती होती फिर वो ब्रेन तक जाएगी। तो ये नीचे से ऊपर, स्टिमुलस से ऊपर जाएगी ब्रेन तक, ठीक है। यहाँ पर बेस पे स्टिमुलस है, सपोज करें कि यहाँ पर स्टिमुलस से ऊपर प्रोसेसिंग होती होती फाइनल जो हमारे पास हायर स्टेज है डैट इज़ ब्रेन।
तो फिर वो ब्रेन में जाएगी। तो ये बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर, स्टिमुलस बेसिक है, बेस से ऊपर ब्रेन तक जा रही है, कम्प्लेक्स होते जा रही है वो इन्फॉर्मेशन। और जो सेकंड है डैट इज़ टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अब टॉप डाउन प्रोसेसिंग में इसका मतलब है कि ये बॉटम अप स्टिमुलस से ब्रेन तक की, तो यहाँ पर बिल्कुल जो आपका क्या होगा, ये स्टार्ट होगी आपकी कॉग्निशन से। अब कॉग्निशन क्या है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हायर मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं डैट इज़ कॉग्निशन। तो उसमें आपका ब्रेन काम करना शुरू करेगा और ब्रेन काम करते करते नीचे तक स्टिमुलस तक आएगा। तो ये होगी आपकी टॉप डाउन, ऊपर से नीचे, कॉग्निशन से आगे नीचे जो होगा ये आपका टॉप डाउन प्रोसेसिंग होगी इन परसेप्शन। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन, है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन परसेप्शन। और परसेप्शन जो है बेस करती है ऑन बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज स्टिमुलस। स्टिमुलस है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर है। स्टिमुलस का जो भी बाहर से आपके ज़ात तक आ रहा है, आपकी सेल्फ तक आ रहे हैं, वो कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, वो कोई अदर ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, या वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। तो आपकी सेल्फ के अलावा जितनी भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें, दैट दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। इसके बाद है कि पर्सन, सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी सब्जेक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं आपकी परसेप्शन को। उसके बाद इन्वायरमेंटल, सोशल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स में अदर ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं अदर ह्यूमन बीइंग्स में जो है ओवरऑल आ जाते हैं, जिसमें आपकी सोसाइटी आ गई, आपकी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप आ गए, लोगों के साथ जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, इवन रोड पे या जो कुछ भी कर रहे हैं, जो जो फैक्टर्स आपके परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे अगर आपके कोई फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। कि अगर सुरख लाइट जली है तो आपने वहाँ पर रुकना ही रुकना है, अगर नहीं रुकेंगे तो डैट इज़ परसेप्शन कि आपने रुकना है, लाइट जली है रेड सिग्नल की तो आपने वहाँ पर रुक जाना। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या सोशल फैक्टर्स, तो ये सारे 3 फैक्टर्स हैं जो आपके परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इनमें से फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे डैट इज़ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में आगे इसकी 3 कैटेगरीज हैं, 3 में से एक को आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसको पढ़ेंगे। सेकंड वन इज़ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी एंड थर्ड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस। अब जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है डैट इज़ कि किस तरह का स्टिमुलस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर है, स्टिमुलस से रिलेटेड है, तो ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किस तरह से स्टिमुलस जो है उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और वो ऑर्गेनाइजेशन और स्टिमुलस आपके परसेप्शन को किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। तो इसमें ये चीज़ें हैं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इट अलाउज पीपल टू अंडरस्टैंड विच पार्ट ऑफ द विजुअल एरे आर ऑब्जेक्ट्स। अब ये सबसे पहले परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आपको बताता है कि कौन सा स्टिमुलस है, कौन सा जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, उनमें से कौन सा है जिसको आपने परसीव करना है, कौन सी चीज़ है जो आपके लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये हमें पहले तो इस बारे में परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बता देती है। फिर कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, कितने दूर हैं हमसे, कितने ब्राइट हैं और कितने कलरफुल हैं ये। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें किसी भी चीज़ के बारे में मिलती है उसमें जो इन्वॉल्व होता है फैक्टर, ऑब्जेक्टिव फैक्टर, दैट इज़ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हमसे कितना दूर है, कितना ब्राइट है, कितना कलरफुल है हम, और वो ऑब्जेक्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो वाकई ही वही है कि जिसको हमने, क्योंकि आपको पता है कि जो परसेप्शन है वो बेस करती है स्पेसिफिक स्टिमुलस पे। आप सिलेक्टिव स्टिमुलस को सिलेक्ट करते हैं और उसको ही आप परसीव करते हो। तो ये हमें परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है कि हमने किस ऑब्जेक्ट को परसीव करना है और किसको नहीं करना। इसके बाद है इसमें दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट वन इज़ फिगर एंड ग्राउंड एंड सेकंड वन इज़ ग्रुपिंग। अब फिगर एंड ग्राउंड तो एक ही है, इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ग्रुपिंग है वो आगे फर्दर चलता है और इसमें आगे काफ़ी सारे आगे और भी जो हैं इसमें लॉज आते हैं, तो उस सारे को इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले फिगर एंड ग्राउंड है।
फर्स्ट टास्क इन परसेप्शन इज़ टू परसीव एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को आपने परसीव करना है। अब इसमें जिसको आपने परसीव करना शुरू करना है तो वो होगी आपकी फिगर। क्यों? क्योंकि आपने उसको बाकी सारे इन्वायरमेंट से जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, आपने उसको सेपरेट कर लिया। तो जिस चीज़ को आपने अटेंशन पे करना शुरू कर दिया तो वो है आपकी फिगर, और बाकी सारी सराउंडिंग जिससे आपने उसको निकाल के परसीव करना शुरू किया है वो होगा आपका, वो सराउंडिंग जो होगी आपकी वो ग्राउंड होगा। अब जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए फिगर है, और बाकी जो भी इन्वायरमेंट है जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं वो सारा का सारा आपका ग्राउंड होगा, क्योंकि आपने उसमें से एक स्टिमुलस, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, डैट इज़ अ लेक्चर। तो अब अगर इसमें देखें कि जब आपने इसको पढ़ लिया है तो इसमें से अब ये इसके ऊपर अटेंशन पे करें कि आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है। जब आपने इस स्लाइड से हटकर यहाँ पर अटेंशन पे करना शुरू कर दिया तो ये जो पिक्चर है पूरी की पूरी ये आपके लिए फिगर है, और ये बाकी स्लाइड जो है ये ग्राउंड बन गई है। अब इस फिगर में जब आप अटेंशन पे करेंगे तो इसमें देखिए आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मुझे यहाँ पर एक पर्सन नज़र आ रहा है और साथ में एक फीमेल फेस नज़र आ रहा है। जब मुझे पर्सन नज़र आ रहा है तो ये जो बाकी पार्ट है वाइट, ये इसका ग्राउंड बन गया, और ये जो पर्सन है ये कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो ये मेरे लिए फिगर है, और बाकी ये वाइट पोर्शन जो है ये ग्राउंड बन गया। लेकिन जब मुझे ये फीमेल जो फेस नज़र आ रहा है तो फीमेल फेस मेरे लिए फिगर बन गई है, और बाकी सारा कुछ जो है वो मेरे लिए ग्राउंड बन गया। लेकिन ये है कि अब आप अगर इसको गौर से देखें तो कभी आपको इसमें नज़र आएगा ये बंदा जो खड़ा हुआ है ये नज़र आएगा, और कभी आपको ये फीमेल जो फेस है वो नज़र आएगा। तो इसमें बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये स्विप कर रहा है, कभी पर्सन पे और कभी फीमेल फेस पे। तो ये जो कर रहा है जल्दी से चेंज हो रही है आपकी परसेप्शन, तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल फिगर्स। ये जो फिगर है डैट इज़ रिवर्सिबल फिगर, क्योंकि इसको एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है कि आपकी अटेंशन जो है कब तक एक पे रहती है और कब आप उस चीज़ से स्विप करके नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो इसमें इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखा जाता है कि कितनी देर आपको ये पर्सन नज़र आया, और उसके बाद साथ ही आपको कितनी देर में ये फीमेल फेस नज़र आना शुरू हो गया। अब ये है कि जब एग्जाम्पल उसके स्टिमुलस की है वो सिलेक्टिव होती है, वो वॉइस भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है। मतलब कि जो फिगर एंड ग्राउंड में जो स्टिमुलस हो सकते हैं, जिस सेंस से हो सकते हैं, वो आपकी एक है वॉइस, आवाज़ से रिलेटेड म्यूज़िक है। जब आप मेरी इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो बाकी को आप स्किप कर देंगे, बाकी जो भी आवाज़ें आ रही हैं वो आपके लिए ग्राउंड बन जाएगी, और इस लेक्चर की वॉइस जो है ये आपके लिए फिगर बन जाएगी। इसके बाद इमेज है, जैसे इस पिक्चर में एग्जांपल हो गया, मतलब ये हमारी हेयरिंग से रिलेटेड भी हो सकती है फिगर एंड ग्राउंड, और ये हमारे विजन से भी रिलेटेड हो सकती है। और रीडिंग दी स्लाइड, अब जब आप इसको पढ़ रहे हैं इस स्लाइड को तो उसमें जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स आपके लिए फिगर हैं, और बाकी इसका बैकग्राउंड जो है वो आपका होगा ग्राउंड। इसके अलावा स्ट्रक्चरलिस्ट है, जैसे कि हमने इसको शुरू के लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट्स में एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट था। वो कहते हैं कि परसेप्शन कोड बी डाइसेक्टेड इनटू मैनी इंडिविजुअल एलिमेंट्स। जो भी आप चीज़ें परसीव करते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जो गेस्टार्ट है वो कहते हैं कि इट इज़ मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि हम इसको पार्ट्स में नहीं बल्कि पार्ट्स में डायसेक्ट नहीं कर सकते परसेप्शन को, बल्कि ये सम है ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ स्टिमुलाई। तो अब अगर देखें कि आप इस फिगर को एज अ होल परसीव कर रहे हैं, आपने इसको एज अ होल परसीव किया है या इसको पार्ट्स में किया है। अगर आपको इसको ये आइज़ और ये लिप्स, नोज़ और ये जो फेस है इसको एज अ होल परसीव किया है, तो उसका मतलब है कि आप के स्टार्ट की बात के साथ एग्री हैं कि हम चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं। और यहाँ पर ये एक जो पर्सन है इसको भी अगर आप एज अ होल परसीव कर रहे हैं, आपने इसको देखा, आपने कहा कि ये बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की जो है वो पिक्चर है, ये नज़र आ रही है इस टाइम मुझे। तो इसका मतलब है फिर भी आप गेस्टाल्ट की बात से एग्री हैं, ना कि आपने उसको
कि ये इसकी नाक है, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ये यहाँ पर इसके जूते हैं, ये खड़ा हुआ है, ये इसके बाल हैं, तो फिर उसके बाद आप कहेंगे कि ये आदमी नहीं। आप इसको अगर आपने इसको देख के कह दिया कि ये एक आदमी, तो देन यू आर एग्रीड विद गेस्टाल्ट। लेकिन अगर आपने इसको हर एक चीज़ को देखा है कि इसकी आँखें हैं, इसके होंठ हैं, और ये इसकी बाल नज़र आ रहे हैं, और इसकी नाक है, और ये एक औरत है, औरत का फेस है, तो अगर आपने इसको एक एक चीज़ गिनने के बाद कहा है कि ये एक कोई चीज़ आपको नज़र आई है, तो फिर आप स्ट्रक्चरलिस्ट के साथ। लेकिन गेस्टाल्ट ये बिलीव करते हैं कि बिलीव डैट इट इज़ परसेप्शन इज़ मोर देन सम ऑफ इज पार्ट्स, कि हम पार्ट्स में नहीं बल्कि एज अ सम, एज अ होल परसीव करते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर ये दो कंसेप्ट का डिफरेंस आई होप आपको इसके समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन है ग्रुपिंग है, सेकंड जो प्रिंसिपल है। तो ग्रुपिंग में है कि सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सर्टन इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टिमुलर लीड पीपल टू ग्रुप देम टुगेदर। अब यहाँ पर जब आप कुछ चीज़ों को एक ग्रुप में कर देते हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, वो सेल फोन्स हो सकते हैं आपके, जब आप उनको देखते हैं उनको कैसे कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जो एक्सेसरीज़ हैं वो आपके सेल फोन से रिलेटेड हैं, या जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी आपकी क्रोकरी से रिलेटेड हैं, या कुछ भी इसी तरह से जो जो चीज़ें कैटेगराइज करते हैं वो कैसे करते हैं, वो उस सारे के सारे स्टिमुलस में ही इनहेरेंट है, पहले से मौजूद होती हैं, और उन सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप उन चीज़ों को एक ग्रुप में जो है वो रखते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं। तो यहाँ पर यही बात की है कि सर्टेन इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टिमुलाई लीड पीपल टू ग्रुप देम टुगेदर। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हु सेड पीपल परसीव स्टिमुलाई एज ऑर्गेनाइज्ड होल्स, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होल्स में ही आप उसको परसीव करते हैं, आप उसको सेपरेट हर एक चीज़ को अलग-अलग एलिमेंट्स में नहीं देखते, बल्कि आप उसको एज अ होल देखते हैं, तो एज अ होल परसीव करते हैं। स्टिमुलाई एज ऑर्गेनाइज्ड होल रेदर जस्ट सिंपल द असॉर्टमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। अब आप हाइड्रोजन प्लस 2 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर ये पानी बन जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं है, आप चीज़ों को एज अ होल देखते। जब पानी पीते तो ये तो बिल्कुल भी ज़हन में नहीं आता कि ये कैसे मिलकर बने, बट आप उसको एज अ होल परसीव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल यही बात की गई है कि चीज़ों को आप उनके डायसेक्टेड फॉर्म में उसके पार्ट्स में परसीव नहीं करते, बल्कि एज अ होल ही परसीव करते हैं। तो यहाँ पर जो जिन साइकोलॉजिस्ट ने परसेप्शन को स्टडी किया था वो उनको गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, गेस्टाल्ट का मतलब है होल, के चीज़ों को पूरी की पूरी चीज़ों को परसीव करते हैं, ना कि उनको पार्ट्स में परसीव करते हैं। दे proposed a number of principles of organizing the stimulus into a world of shapes and patterns. अब उन्होंने नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स दिए जिसको भी हम पढ़ेंगे आगे, कि जिसकी वजह से हम पूरी की पूरी दुनिया को शेप्स एंड पैटर्न्स में कन्वर्ट करके परसीव करते हैं। और इन प्रपोज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन को लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइज कहते हैं। अभी लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हम सारे के सारे स्टिमुलस को जितने भी हैं उनको ऑर्गेनाइज करके फिर हम उनको परसीव करते हैं। अब अगर आप इसी के देख लें कि अब ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने जो कहा है कि हम चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं, अब आप इसको देखें, ये जो भी आपने पढ़ा है आप इसका एक एक स्पेलिंग देख के पढ़ रहे हैं, या आपने उसको पढ़ा कि ये एक लाइन, ये उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा, आपने उसको ऐसे पढ़ा है ना कि आपने कहा है कि THEY दे एंड PROPOSD परपोज, नहीं, आपने उसको एज अ होल परसीव कर रहे हैं आप इसको। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है गेस्टाल्ट का कि अगर कोई भी सीन हो आप उसको एज अ होल परसीव करते हैं। When the situation is unclear, these principles help to organize the stimulus in meaningful pattern, and Gestalt said these principles are inherent in all objects. तो अब ये है कि जब बिल्कुल अनक्लियर और एम्बिगुअस सिचुएशन होती है, अब जब आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा होता कि
क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, कौन सा सीन है, ये कौन सी सिचुएशन है, क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो ये जो लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपने किस तरह से उस स्टिमुलस को आपने ऑर्गेनाइज करना है, किस पैटर्न में करना है, और उससे क्या मीनिंग निकालना है आपने। एंड गेस्टाल्ट सेड दीज प्रिंसिपल्स आर इनहेरेंट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपको पता है कि हर एक स्टिमुलस जो है जिसको भी आप ग्रुपिंग करते हैं, उस ग्रुपिंग करने की वजह क्या है, आप उसको क्यों ग्रुप करते हैं। कुछ भी सिमिलर चीज़ें हैं आप उसको एक ग्रुप में क्यों रखते हैं, क्योंकि उन चीज़ों के अंदर पहले से ही कोई ना कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से आप उनको एक ग्रुप में रखते हैं। जैसे आप बुक्स की एग्जांपल ले लें, बुक्स में और नोटबुक्स में सिमिलरिटी है जिसकी वजह से आप बुक्स को एक ग्रुप में रखेंगे और जो आपकी नोटबुक्स हैं उनको एक में रखेंगे। तो इसका मतलब है कि पहले से ही उन चीज़ों में इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से आप उनको सेपरेट ग्रुप्स में रख रहे हैं। और इनका एक लोगो है, होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये जो होल है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इट्स पार्ट्स, के आप चीज़ों को पार्ट्स में परसीव नहीं करते, आप चीज़ों को होल में परसीव करते हैं, एक मुकम्मल चीज़ में परसीव करते हैं रेदर देन इन इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट है लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट लॉ है डेट इज सिंप्लिसिटी और प्रेगनेंस। अब यहाँ पर वी टेंड टू ऑर्गेनाइज स्टिमुलस इनटू सिंपलेस्ट वे। पीपल ग्रुप फीचर्स ऑफ स्टिमुलस इन सिंपलेस्ट वे टू प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन। अब अगर इसमें लॉ ऑफ प्रेगनेंस में यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, या इसको लॉ ऑफ सिंपलिसिटी भी कहते हैं, तो इसमें ये पिक्चर है, आप इसको कैसे परसीव करेंगे, आपको इसको क्या, आपने इसमें क्या परसीव किया है, क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सिंपलेस्ट वे है, अगर आप कहेंगे कि इसमें मुझे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द स्टिमुलस। तो जब आपने ये कहा कि अगर आपको सर्कल्स इसमें नज़र आ रहे हैं तो सिंपलेस्ट वे है, तो आप यूज़ कर रहे हैं लॉ ऑफ सिंपलिसिटी या लॉ ऑफ प्रेगनेंस। तो ये रियलिटी इज़ ऑर्गेनाइज और रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल। अगर आप इसमें कम्प्लेक्स वे में जाएंगे तो ये कुछ और चीज़ भी बनेगी, लेकिन सिंपलेस्ट वे में जैसे सर्कल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, तो ये सर्कल्स ही नज़र आ रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट वे है। और जब आपने इसको कहा कि ये सिंपल आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, तो आपने जिस लॉ को यूज़ किया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उस जिस स्टिमुलस को आपको जो कैटेगरी देते हैं वो प्रॉपर्टी उसके अंदर ही होती है, तो आपने इसको इस तरह कहते हुए जिस लॉ को यूज़ किया है डेट इज़ सिंपलिसिटी और प्रेगनेंस। देन द सेकंड वन इज सिमिलैरिटी। अब यहाँ पर ये है सिमिलैरिटी से रिलेटेड, वी टेंड टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर और एलिमेंट्स डेट अपीयर सिमिलर। अब यहाँ पर जितने भी डॉट्स हैं उनको उनकी सिमिलैरिटी की वजह से ग्रुपिंग उनकी की गई है। सिमिलर एलिमेंट्स आर परसीव टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप, इट आल्सो अफेक्ट्स द परसेप्शन ऑफ साउंड। अब यहाँ पर सिमिलैरिटी अगर आप इनमें देखें तो ये विजन से रिलेटेड है कि हमारी विजन को, ये अगर कोई स्टिमुलस विजुअल है तो उस विजुअल स्टिमुलस को उसकी सिमिलैरिटी की बेस पे आप उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। यहाँ पर पहले ब्लैक डॉट्स हैं, फिर उसके बाद ब्लू डॉट्स हैं, फिर ब्लैक और फिर ब्लू। तो इनको इनकी सिमिलैरिटी की वजह से एक जगह पर प्लेस किया हुआ है, एक जगह पर इनकी ग्रुपिंग जो है वो कर दी गई है इनकी शेप की वजह से। इसके बाद है प्रोक्सिमिटी या कंटिग्यूटी, या इसको नियरनेस भी कहते हैं, लॉ ऑफ नियरनेस। सी ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स क्लोजर इन स्पेस, क्लोजर ऑब्जेक्ट्स लुक्स मोर लाइक टू ग्रुप टुगेदर। अब ये है प्रोक्सिमिटी को, वैसे तो ये दो लाइनें हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आप इसको टू पेयर्स में कंसीडर करेंगे। तो जब आप इसको टू पेयर्स में कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने जो लॉ यूज़ किया है दो पेयर को एज अ इन दो लाइनों को एज अ टू पेयर्स में परसीव करने के लिए, तो आपने जिस लॉ को यूज़ किया है डेट इज़ प्रोक्सिमिटी। तो स्पेस में जो चीज़ें एक दूसरे के करीब होंगी आप उनको एक ग्रुप में
जो है वो रखेंगे। थिंग्स और इवेंट्स अकर क्लोजर टुगेदर इन स्पेस एंड टाइम आर परसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ सेम फिगर। अगर वो क्लोजर होंगी टुगेदर इन स्पेस, जगह में, और टाइम में एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो आप उसको एक ही चीज़ का पार्ट कंसीडर करेंगे। तो ये था आपके विजुअल सेंस से रिलेटेड, क्योंकि ये स्टिमुलस विजुअल है। लेकिन इसके अलावा हेयरिंग से रिलेटेड भी आप का ये वाला जो लॉ है वो आपकी हेयरिंग से रिलेटेड भी है। वो कैसे कि जब आप एक पैराग्राफ जो है वो पढ़ते हैं, तो एक पैराग्राफ में जितनी भी बात होती है उसमें आप देखें कि उसमें टाइम भी है और स्पेस भी है, कि वर्ड्स के दरमियान में स्पेस होती है। जैसे आप उसको देखें तो ये एक पॉइंट है, इन वर्ड्स के दरमियान में स्पेस है, लेकिन आपने इसको एक ही जो है वो पॉइंट कंसीडर किया इनके स्पेस की वजह से। ठीक है, अब ये टाइम की बात कहाँ पे है, इसमें से तो सिर्फ स्पेस है। तो स्पेस के साथ टाइम की बात तब आती है जब लैंग्वेज स्पोकन हो, जब बात करते हुए वर्ड्स बोले, उसके बाद थोड़ी देर खामोशी, थोड़ा सा पॉज आया, पॉज के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पर एक बात ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर टाइम आता है। पॉज के बाद जब दोबारा बात शुरू हो जाती है, तो फिर वो पॉज जो है, पॉज के बाद दोबारा जब नेक्स्ट बात स्टार्ट होती है, तो उसका मतलब है कि ये वो पॉइंट वहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगली जो बात है, न्यू कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये इसमें जब आपकी ओरल कम्युनिकेशन होती है, स्पोकन कम्युनिकेशन होती है, तो उसमें टाइम एंड स्पेस दोनों आ जाते हैं। अब ये प्रोक्सिमिटी और सिमिलैरिटी में भी यही है कि सिमिलैरिटी में भी आपकी हेयरिंग से रिलेटेड और विजन से रिलेटेड दोनों तरह के स्टिमुलस आते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी का जो है इस तरह से है, उसकी फिगर बनाई है। It suggested we tend to see things as ending with the way they started off। अब जिस तरह से वो स्टार्ट होगा उसी तरह से वो एंड होगा। तो अगर आप इसको देखें, थोड़ा सा कर्व्ड शेप है, तो यहाँ पर भी हमें अंडरस्टूड है कि ये भी थोड़ा सा, यहाँ पर ये ज़्यादा कर्व्ड है और यहाँ पर ये थोड़ा कर्व्ड है, तो ये अंडरस्टूड है। ये यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है वो इसी तरह से फील हो जाती है। वो टेंड टू परसीव अ सीरीज ऑफ स्टिमुलस स्मूथ और कंटिन्यूस। तो ये बिल्कुल हमें पता है कि यहाँ से अगर ये तो कर्व शेप में थोड़ा सा जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये कर्व शेप में जाता हुआ ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, और ये थोड़ा सा कर्व है, ये इससे ज़्यादा नहीं है बल्कि थोड़ा है। तो जिस तरह से ये स्टार्ट हो रही है कर्व शेप में, उसी तरह ये कर्व शेप में ही एंड हो रही है। तो इस तरह के स्टिमुलस जो है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसको जब हम परसीव कर रहे होते हैं, उसके कर्व शेप में जैसे स्टार्ट हो रही है उसी तरह एंड हो रही है, तो ये हमने कैसे किया, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी से। We tend to perceive a series of stimulus smooth और continuous। बिल्कुल ये smooth और continuous भी है। और इसके बाद we also tend to see people with this principle। अब इसमें है कि आम एग्जांपल है, स्टूडेंट की एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट जो स्कूल लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत ब्राइट और ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो वो कंटिन्यूटी है कि वो हमारा कंसेप्ट है उस स्टूडेंट के बारे में कि वो आके कॉलेज में जाकर भी इसी तरह से अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन जब वो कॉलेज में जाकर पुअर परफॉर्मेंस शो करना शुरू होता है, तो वो कंटिन्यूटी जो है वो ख़राब हो जाती है। वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज स्कूल में परफॉर्म अच्छा करे, कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन फिर ये हो जाता है कि वो कॉलेज में जाकर पुअर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो वो कंटिन्यूटी वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट फिगर्स में भी है और इसके अलावा डेली लाइफ रूटीन एक्टिविटीज़ में भी है। इसके बाद है क्लोजर। टेंडेंसी टू फील एंड मिसिंग पार्ट्स ऑफ अ फिगर एंड सी द फिगर एज कंप्लीट। आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन इन ब्लैंक स्पेसेस के बावजूद आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है और ये स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो ये आपकी जो टेंडेंसी है टू फील एंड मिसिंग पार्ट्स ऑफ अ फिगर एंड सी द फिगर्स एज कंप्लीट, तो ये क्लोजर की वजह से है। इट प्रूव्स परसेप्शन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। जैसे हमने पहले कहा था कि परसेप्शन एक्टिव प्रोसेस है, इसमें आपकी मेमोरी, लर्निंग, मोटिवेशन सारा कुछ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपकी इसमें मेमोरी
और लर्निंग, जैसे आपने पढ़ा है कि सर्कल जो है 360 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर उसके स्पेसिस काट भी दी गई हैं फिर भी आपको पता है कि ये एक सर्कल ही है। तो इसमें इस परसेप्शन में कि ये एक सर्कल ही है, जिस लॉ ने हेल्प किया है डेट इज़ क्लोयर। साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट क्लोयर इन आवर परसेप्शन ऑफ सब्जेक्टिव कंटोर्स, तो अब विच इनेबल टू सी फिगर्स डेट आर नॉट एक्चुअली देयर। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको परसीव करते हुए हर एक पर्सन की जो परसेप्शन है वो सब्जेक्टिव हो जाती है, तो सब्जेक्टिव कंटोर्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप उसको अपनी मेंटल जो कंसेप्शन से आप उस चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं। आपके लिए एक चीज़ कुछ और होती है, दूसरे के लिए वो चीज़ कुछ और रहती है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल सी जो है वो दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं और ये सर्कल और स्क्वायर की। लेकिन सम टाइम्स अगर कुछ बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हों, कुछ ऐसी फिगर्स होते हैं, तो उसमें से कुछ लोग उस चीज़ को कुछ परसीव कर रहे होते हैं और कुछ कुछ को परसीव कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपकी जो परसेप्शन है वो सब्जेक्टिव हो जाती है क्लोजर में। अब उसके बाद नेक्स्ट है कॉमन फेथ है। कॉमन फेथ में सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग इन सेम स्पीड। अब यहाँ पर मूविंग की बात हो रही है कि वो मूव कर रही हैं चीज़ें। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कौन सा नहीं, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये कॉमन फेथ जो है इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग इन सेम स्पीड एंड एट सेम डायरेक्शन आर परसीव्ड टुगेदर। सेम स्पीड एंड एट सेम डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर देखें आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर यह है कि फ्लोक ऑफ बर्ड्स ऑल्दो सेपरेटेड इन स्पेस बट परसीव्ड एज ग्रुप। तो यहाँ पर फ्लोक ऑफ बर्ड्स ही है जो स्पीड में और डायरेक्शन में अगर एक जैसे हैं, उनके दरमियान स्पेस भी है, लेकिन फिर भी आप उनको एक ग्रुप में ही परसीव करेंगे। तो ये सारा का सारा ग्रुप ही है। इनके दरमियान में स्पेस है, लेकिन इनकी स्पीड और डायरेक्शन एक है, जिसकी वजह से आप इनको कह देंगे कि ये जो है वो एक ग्रुप में है। नेक्स्ट वन है आपका दो लास्ट जो है वो लास्ट हैं। तो इसके लिए फिगर्स के लिए बुक को खोलें और वहाँ से देखें कि जो फिगरल गुडनेस है फर्स्ट वन, फिगरल गुडनेस है स्टार्ट सेट दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर कम्प्लेक्स। विजुअल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कम्प्लेक्स है क्योंकि विजन जो है डेट इज़ क्वीन ऑफ सेंसेस। क्वीन ऑफ सेंसेस है तो इसलिए उसका टास्क भी जो बाकी जो है सेंसेस उनसे डिफ़िकल्टी होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है शेप परसेप्शन की। शेप परसेप्शन और सेंसिटिव टू समथिंग द गेस्टाल्ट कॉल्ड फिगरल गुडनेस। जितनी ज़्यादा अच्छी फिगर्स होंगी, डायग्राम्स होंगी, आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से और इजी वे में एक्यूरेटली परसीव करेंगे, रिमेंबर करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे एज़ कम्पेयर टू कम्प्लेक्स वन। तो ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इंक्लूड्स परसीव्ड सिंप्लिसिटी, सिमेट्री एंड रेगुलरिटी। तो जब आप किसी चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं शेप परसेप्शन स्पेशली फिगरल गुडनेस में, तो ये उसकी उस चीज़ की सिंप्लिसिटी, सिमेट्री और रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग परसीव करते हैं। तो अगर आप इसकी फिगर की देखें, जो है 4 इसमें फिगर्स बनाई गई हैं, ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर ए और सी इन दोनों के कनेक्शन है और बी और डी इन दोनों का कनेक्शन है। जो ए और सी है, ए और सी में ए सिंपल है और सी थोड़ी कम्प्लेक्स हो गई है, और बी और डी में बी बहुत ही सिंपल है और जो डी है यहाँ पर कम्प्लेक्स हो गई है। तो अब इन फिगर्स में जो चीज़ें आपको याद रहेंगी, आपको हमेशा इजीली गुड फिगर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से इजीली और एक्यूरेटली परसीव रिमेंबर्ड रहती हैं और आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। अब ए और बी पिक्चर्स को आप अच्छे से याद कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सी एंड डी। तो दिस इज़ कॉल्ड अ फिगरल गुडनेस। इसके बाद है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम में ये है कि जो चीज़ का आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया जाता है, रेफरेंस फ्रेम दिया जाता है, आप उस चीज़ को उसी रेफरेंस से ही परसीव करना शुरू कर देते हैं। तो हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर अचीव्ड व्हेन द शेप्स ऑफ फिगर्स आर परसीव्ड रिलेटिव टू रेफरेंस फ्रेम्स एस्टेब्लिश्ड बाय स्पेशियल एंड टेम्पोरल कंटेक्स्ट।
अभी हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम अचीव तब करते हैं जब शेप्स और फिगर्स को परसीव करते हैं रिलेटिव टू रेफरेंस फ्रेम्स, और रेफरेंस फ्रेम्स के अकॉर्डिंग जब परसीव करेंगे चीज़ों को, तो रेफरेंस फ्रेम में क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम इस्टेब्लिश किए जाते हैं बाय द स्पेशियल एंड टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, कि वो किस तरह से किस जगह पर किस एंगल से वो चीज़ वहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में है, और जिस एंगल में जिस शेप में होगी आप उस चीज़ को उसी तरह से परसीव करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें कि आपके पास 3 जो है वो फिगर्स दी गई हैं, इसमें ए बी एंड सी है इसमें भी। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो फिगर है उसमें ए में आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है डेट इज़ डायमंड और राइट पे स्क्वायर है, सिंपल है बहुत। इसके बाद बी में जाएं तो बी में जब जो आपका डायमंड था उसमें ही ऊपर 2 और ऐड कर दिए गए हैं उसी शेप में, तो वो डायमंड से कन्वर्ट हो गया है स्क्वायर में, क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया है, उसकी स्पेशल ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। तो उसी में जब और चीज़ें ऐड कर दी गई हैं तो वो डायमंड की बजाय स्क्वायर बन गए, टिल्टेड स्क्वायर बन गए। और जो आपका स्क्वायर था उसमें उसी तरह में और ऊपर जो है वो ऐड कर दिए गए हैं स्क्वायर्स, तो वो स्क्वायर्स की बजाय डायमंड लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनका रेफरेंस फ्रेम जो है वो चेंज हो गया। आपने पहले इस शेप में, अब टिल्टेड डायमंड जो हैं, पहले आपने इस शेप में ऊपर पड़ा था डायमंड, ठीक है, जो आपका पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिगर ए में सेट हुआ था डेट इज़ डायमंड। लेकिन जब आपने बी में जो स्क्वायर से बिल्कुल नीचे टिल्टेड डायमंड्स बन गए हैं, वो आपने इसको पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एज अ डायमंड देखा था, लेकिन जब इसके ऊपर और ऐड कर दिए गए हैं तो ये आपको स्क्वायर की बजाय डायमंड ही लगना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड में सी में अगर इनकी जो है वो कवर कर दिया जाए फ्रेम्स को सी में, तो ये जो लेफ़्ट जो थी आपकी फिगर वो आपको डायमंड लगना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल जैसे फर्स्ट में पिक्चर ए में लग रहा था, क्योंकि बाकी जो थे जिन जिन चीज़ों ने, जिन 2 एक्स्ट्रा स्क्वायर्स ने उसकी शेप चेंज कर दी थी, तो जब उनको कवर कर दिया जाएगा तो फिर से आपको वो पिक्चर जो है वो जो दोबारा से है वो डायमंड लगना शुरू हो जाएगी, और लेफ़्ट जो है लेफ़्ट वन वो दोबारा से स्क्वायर लगना शुरू हो जाएगी। तो ये जब आपने कवर किया तो आप देख सकते हैं, तो ये टिल्टेड डायमंड है और यहाँ पर टिल्टेड स्क्वायर है। यहाँ पर ये टिल्टेड स्क्वायर जो है सी में वो डायमंड बन के जब इसको कवर कर दिया, और जो टिल्टेड डायमंड था वो फिर से स्क्वायर लगना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप इसको फिर से अनकवर कर देंगे, फिर से ऊपर और नीचे दो और लगा देंगे, तो वो ये फिर से डायमंड के बजाय टिल्टेड स्क्वायर ही लगना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको चीज़ें दी जाएं, आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उन चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए रेफरेंस फ्रेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए।